प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने हैं कुछ बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स के साथ, जिसका कि आप इंतजार कर रहे होंगे या जिससे कि आपको प्रभाव पड़ रहा होगा। तो इस कड़ी में अभी हाल ही में कुछ बातें हुई है जिससे आपको जानना, आपको अवगत कराना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का यह वीडियो थोड़ा हट के है। इसमें आप देख पा रहे हैं आज 6/2/2026 आज के दिन का यह वीडियो, जिसमें पहला न्यूज आपको दिख रहा होगा कि कैबिनेट में 26 फैसले, खिलाड़ियों को पेंशन, लेकिन जेपीएससी अभ्यर्थियों को झटका, डायल 112 पर बड़ा बदलाव और साथ ही साथ जेएसएससी सचिव चुप क्यों, पूरा रिजल्ट कब तक आएगा। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी के अभ्यर्थियों के लिए, अभी के छात्रों के लिए जो यूपीएससी से रिलेटेड है, और झारखंड के वैसे छात्र जो यूपीएससी की परीक्षा में इस बार शामिल हो रहे हैं, उनके लिए यूपीएससी ने नियम कड़े किए, बार बार परीक्षा पर ब्रेक। तो ये हेडलाइंस थे। अब इनको हम लोग थोड़े से विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारा मामला क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रुख करते हैं कि कैबिनेट का जो डिसीजन कल हुआ है वह बेहद इंपॉर्टेंट है, आम है कुछ मामलों के लिए, खासकर जो छात्र जेपीएससी की अभी परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और बहुत ही उम्मीद लगाकर वो बैठे थे। उम्मीद इस मामले में कि जो छात्र 2017 में 17 जिनका कट ऑफ डेट हो गया था और वो 11वीं से 13वीं परीक्षा में शामिल हुए थे, वो इस परीक्षा के बारे में भी मानकर चल रहे थे कि 2018 कट ऑफ डेट होगा और उसके अनुरूप उनकी तैयारी जारी थी। लेकिन जब आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें स्पष्ट रूप से उसने उल्लेख किया कि न्यूनतम और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के डेट में मानी जाएगी। तो इससे स्वाभाविक है कि 2017 के बाद 2026 पूरे 9 साल का गैप हो गया। तो वैसे छात्रों के लिए जो बहुत लंबे अरसे से इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और स्वाभाविक था कि वे अनेक प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठा रहे थे, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो या इवन न्यायिक दृष्टिकोण से कोर्ट की तरफ जाने का मामला हो। उम्मीद की जा रही थी कि इसी बीच में कैबिनेट में इससे रिलेटेड कुछ निर्णय लिया जाएगा और वैसे छात्रों को कुछ रिलीफ मिल पाएगी। लेकिन नगर निकायों के चुनाव के चलते उसके आड़ में फिर से यह मामला अधर में अटक गया। तो जब स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि वैसे छात्र खुश हों या नाराज हों, क्योंकि अब इसके बाद जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद जो कैबिनेट का डिसीजन आएगा उसमें इनको छूट मिलेगी अथवा नहीं, यह भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर यह होता है, अगर कैबिनेट का डिसीजन उनके पक्ष में आता है तो स्वाभाविक रूप से यह परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि 8 मार्च को नहीं संपन्न हो पाएगी और उस केस में उनके लिए फर्दर एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने का एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा, एक्स्ट्रा डेट का विस्तार किया जाएगा, जो अभी के हिसाब से यह बहुत पहले ही खत्म हो जा रही है, अर्थात 14 फरवरी और फॉर्म फीस जमा करने का 16 फरवरी डेट निर्धारित है। इससे विस्तार करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए तो अभी भविष्य बताएगा कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो निश्चित रूप से उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए, इसलिए कि यूपीएससी भी अपने परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 6 अटेम्प्ट देता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर जो छात्र 2024 की परीक्षा में अपीयर हुए होंगे, उन्हें उसके बाद जो 2017 कट ऑफ डेट था उसके बाद 2018 मानकर चल रहे होंगे, उन्हें हो सकता है कि 1 या 2 मौका ही मिला होगा इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए। तो एग्जाम समय पर नहीं हो पा रही है, प्रत्येक वर्ष नहीं हो पा रही है, इसमें छात्रों का तो कोई कसूर है नहीं। तो सरकार को भी इस मामले में सोचना चाहिए कि कम से कम उन्हें जेपीएससी की परीक्षा में 3-4 अटेम्प्ट लेने का मौका जरूर दिया जाए और इस दृष्टिकोण से इनका कट ऑफ डेट भी अधिकतम उम्र की गणना के लिए पीछे की तरफ ले जाया जाना चाहिए। तो अब देखें सरकार का क्या रुख होता है या हाई कोर्ट का क्या निर्देश, अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो क्या होता है। लेकिन उन्हें अभी पूरी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है और वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो ये रहा जो बर्निंग पॉइंट था उससे रिलेटेड। अब एक और इंपॉर्टेंट मामला कल आपको देखने को मिला होगा
कैबिनेट डिसीजन में जो आया वह ओलंपिक वाले खिलाड़ियों को या यहाँ के खिलाड़ियों को पेंशन से संबंधित था। वह एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला था। उससे खिलाड़ियों को बहुत राहत महसूस हुई होगी और इससे झारखंड में खेलों को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जेएसएससी सचिव को भी यह बोला गया कि बताएं, हाईकोर्ट ने बताया कि आखिर वो बताएं कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी और उसके परिणाम जारी करने का उसने निर्देश दे रखा था एक समय सीमा के भीतर, उसके भीतर पूरे रिजल्ट को क्यों नहीं दिया गया, क्यों पार्ट पार्ट करके उनका रिजल्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें और अंत में एक ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार के यूपीएससी एग्जाम में होने जा रहा है, वह हम देखेंगे कि वो क्या है। तो आइए इसको हम देखें कि आखिर क्या क्या हुआ। और फिर से एक बार एक ऐड आपके सामने में दिख रहा है कि जो 14th जेपीएससी के हमारे छात्र हैं और जिनके लिए हमले ने पीटी का एक कोर्स मात्र 5,599 में लाया है उनके लिए, जिसमें कंप्लीट पैकेज है, मोर देन 60 फुल लेंथ टेस्ट है और साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट और पूरा रीडिंग मटेरियल पेपर 1 और पेपर 2 का, वो केवल 599 में 2 दिनों के लिए अब है, उसमें आप इनरोल अपने को करा सकते हैं। साथ ही साथ उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा अभी 22 मार्च को होने वाली है, उससे रिलेटेड भी एक इंफॉर्मेशन है कि कंप्लीट कोर्स पैकेज यहाँ भी आपको ₹499 में मिल रहा है। तो आपको इसका भी एडवांटेज लेना चाहिए। अब आए झारखंड के खिलाड़ियों को पेंशन योजना। इसमें राज्य सरकार ने इनके लिए अलग अलग श्रेणियों को में बांटकर और उन्हें पेंशन देने की घोषणा की है। उसमें 5,000 से लेकर और 20,000 रुपया मासिक पेंशन, 55,000 टू 20,000 का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें अलग अलग पदक विजेताओं के लिए यह राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। और वह देखें कि वह क्या है। उसमें जो ओलंपिक पदक मेडलिस्ट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिनको मिल गया है, उन्हें 20,000 रुपए मंथली पेंशन की घोषणा की गई है। साथ ही साथ वैसे जो वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स में पदक विजेताओं को 16,000 और जो नेशनल गेम्स मेडलिस्ट को 5,000 तक का देने की इसमें बात कही गई है। और साथ ही साथ ऑल मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम, सबको कवर किया गया है। और साथ ही साथ उन्हें 41 ईयर्स की सीमा तय की गई है कि 41 ईयर्स से उन्हें शुरू हो जाएगा पेंशन मिलना। तो यह एक बड़ी बात थी खिलाड़ियों से रिलेटेड। इससे निश्चित रूप से खेलों को या खिलाड़ियों को का मनोबल बढ़ेगा और उसका एडवांटेज राज्य को आने वाले वक्त में मिलेगा। अब आते हैं कैबिनेट के जो अन्य महत्वपूर्ण जो निर्णय थे, उसमें क्या था। टोटल 26 को लिए गए, जिसमें जल संसाधन विभाग में इतने पद कार्मिक विभाग को दे दिए गए। सीडेक कंपनी को सेवा विस्तार की स्वीकृति दी गई। सीधो कान्हो कोल्हान विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन किया गया। यह ज्यादा आपसे रिलेटेड नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आम लोगों के लिए भी, वह है यह डिसीजन। राज्य में आपातकालीन सहायता के लिए सिटीजन्स विल नाउ डायल ओनली 112। अब बस 112 डायल कीजिए और सभी तरह की सुविधाएं आप ले लीजिए। उसमें क्या क्या है, पुलिस, एम्बुलेंस, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी इसी से आपको मिल जाएगा। एक तरह से सिंगल नंबर से ही आपका काम चल जाएगा। अब सबके लिए अलग अलग नंबर आपको डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 104 मेडिकल एडवाइस एंड 108 एम्बुलेंस, ये दोनों को मिला दिया गया 112 में। ये डेफिनेटली इससे काफी सरल हो जाएगा और लोगों को इसमें काम करने में काफी सुविधा होगी। अब आते हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें तो आपने देखा होगा कि हाल ही में इसमें आपको इसका नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। आप इसको देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पूरे 100 या जो पूरा नोटिफिकेशन है लगभग 160 पेजों का है। जैसा आप देख रहे हैं टोटल 160 पेजों का यह पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 160 पेज में इतना विशाल है कि आपको पढ़ने में भी वक्त लगेगा। लेकिन जो इससे इत्तेफाक रखते हैं, जो इसमें इस बार अपीयर होने जा रहे हैं, उन्हें तो डिटेल में और पेशेंटली इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस बार के एग्जाम में हो गए हैं जो पहले में नहीं थे। तो अगर उन चेंजेस की बात की जाए, आप इसको देख पाएंगे। आपके पास भी ये नोटिफिकेशन चला गया होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। स्पर्धा ने भी अपने वैसे सभी छात्रों को डाल दिया है।
अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स में, सो दैट कि आप इससे अवेयर हो सके। तो इसको आप ध्यान से बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और जो सबसे बड़ा चेंजेस इसमें है वह ये है कि जैसे पूर्व में रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार परीक्षाएं दे सकते थे। जैसे एक बार आपका आईआरएस में या ग्रुप बी सर्विसेज में सिलेक्शन होता है तो उसमें ज्वाइन किए बगैर आप या सर्विस में जाने के बाद भी आप अगली बार की परीक्षा अपना रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते थे। लेकिन इस बार इसमें रोक लगा दिया गया है। अब आपको अधिकतम एक मौका ही दिया जाएगा। आप चाहे किसी भी सर्विसेज में हो, आपको इंप्रूवमेंट के लिए केवल और केवल एक मौका दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इस पर आप काफी बारीकी से या पूरे सोच समझकर लोगों को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। तो अब आप देखें कि इसमें क्या है। जैसे आईएएस या आईएफएस में कार्यरत उम्मीदवार सीएससी 26 के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये तो पहले भी था कि अगर आपको आईएएस या आईएफएस रैंक मिल जाता है वो पोस्ट, तो उस कंडीशन में आपको इंप्रूवमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंप्रूवमेंट आप यूजुअली इन्हीं दो पदों के लिए करते हैं। तो ये तो खत्म है, ये एज यूजुअल है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस आईएफएस में नियुक्ति होती है तो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद यदि आईएएस आईएफएस में नियुक्ति होती है तो मुख्य परीक्षा में आप शामिल नहीं हो सकेंगे, अर्थात आपको छोड़ना पड़ेगा। पहले जैसे आप जिस सर्विस में भी आपका हो गया सिलेक्शन, आप उसके ट्रेनिंग में चले जाते थे और अगली बार की तैयारी आप करते रहते थे और एग्जामिनेशन आकर दे लेते थे, अपीयर हो जाते थे, और आप पास कर गए तो फिर इस ट्रेनिंग को छोड़कर अगले सर्विस में आप चले जाते थे। लेकिन अब से आपको ये सुविधा, ये प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स कि आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको आगे का टर्म आपको यूज करना है और वो भी केवल और केवल एक बार, तो उस कंडीशन में आपको उस सर्विस को ज्वाइन नहीं करना होगा 1 साल के लिए, और तब आप उस एग्जामिनेशन के बारे में सोच सकते हैं। फिर मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम से पहले नियुक्त उम्मीदवारों को सीएससी 2026 के किसी भी पद के लिए नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि आप एज ए जनरल कैंडिडेट है, एज ए ओपन कैंडिडेट है, इसलिए आपको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, और आईपीएस अधिकारी उसी सेवा के लिए दोबारा चयन के पात्र नहीं होंगे। अगर आपको आईपीएस मिल गया है, कोई कैडर आपको अलॉट हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको ये सुविधा नहीं होगी कि फिर से दूसरे कैडर के लिए आप एक बार अपीयर हो जाए। तो ये बड़े बदलाव थे। और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें आप देखें, कैंडिडेट्स एलोकेटेड टू आईपीएस और ग्रुप ए सर्विसेज इन सीएससी में अपीयर इन सीएससी 2027, उसके लिए उसने दे रखा है। और दिस इज अलाउड ओनली विथ वन टाइम एग्जेम्पशन फ्रॉम ज्वाइनिंग ट्रेनिंग। फेस ऑथेंटिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन इस बार के एग्जाम से होगा, सो दैट कि किसी भी तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाया जा सके। आपका फोटोग्राफ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है उससे मिलान किया जाएगा। तो फेस आइडेंटिफिकेशन, ये ऑथेंटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट चेंजेज है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 933, जो 33 रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके लिए है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज यूजुअल जो इसने डेट डिक्लेयर कर रखा था उसी में, मतलब 24 मई 2026। इसके अलावा भी एक काफी इंपॉर्टेंट एक ये था आपत्ति की समय सीमा और प्रमाण पत्र का नियम। जैसे प्रश्न पत्र आंसर की आपत्ति दर्ज करने का समय सीमा 7 दिन से घटाकर 5 दिन अब कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद उम्मीदवार केवल 5 दिनों में आपत्ति दर्ज करेंगे। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यूजुअली ये पहले भी था। प्रमाण पत्र फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24 और 24-25 की आय पर आधारित होनी चाहिए, और प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी होना आवश्यक है। और यही आपके पूरे एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में लागू होगा, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, या आपका फाइनल इंटरव्यू हो। तो ये 1 अप्रैल 2025 वाला आपका सर्टिफिकेट उसमें वैलिड होगा। और साथ ही साथ इस बार यह भी शुरू में जो डेफ 1 डेफ 2 के बाद से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप यूजुअली जब मेंस परीक्षा खत्म हो जाती थी का रिजल्ट आ जाता था, उसके पहले आपको डिटेल में भरना होता था सर्विस चॉइस या आपका कैडर के लिए स्टेट या जोन का आपका चॉइस मांगा जाता था।
लेकिन इस बार वो काम आपको पहले ही कर लेना होगा। तो ये एक सबसे बड़ा है कि अभी से ही आपको पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद आपको अपना सर्विस का प्रेफरेंस भरना है। साथ ही साथ आपको जोन का भी डिसीजन, जोन और उस जोन में भी जो प्रेफरेंस वाइज आपके स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आपको शुरू में ही सोच लेना है। तो ये सारे चेंजेज आपको इसमें हुए हैं, इसको ध्यान से सावधानी से आप पढ़िए और अभी आपके पास काफी वक्त है, उतने समय तक आप इसका फॉर्म फिलअप कीजिए। तो 24 फरवरी तक आपके पास टाइम है, उतने समय तक आप काफी सोच समझ के और इत्मीनान से जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते हुए आप इसको भरें और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित पद पाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है कि यह काफी आपके लिए उपयोगी और यूजफुल होगा। फिर इसी तरह के कुछ टॉपिक्स के साथ हम आपके पास आएंगे, लेकिन जो हमारे छात्र जेपीएससी की परीक्षा में लगे हुए हैं वह बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संशय के अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहे, क्योंकि परीक्षाएं यहाँ कभी कभार होती हैं, उसका एडवांटेज आपको जरूर ले लेना चाहिए। और हम तो हैं ही, जो छात्र हमारे प्लेटफॉर्म पर या हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं उन्हें टाइम टू टाइम हम उन्हें गाइड करते रहेंगे और जो भी उपयोगी हो सकेगा हमसे वो हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों को एक बार फिर से धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।